चलिए एक नया टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। क्या है द्विमंडल निश्चय या जयमंडल आरक्षित क्षेत्र? एक ही बात हुआ, द्विमंडल निश्चय या जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसको इंग्लिश में बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। बीपीएससी यहाँ से पिछले बार 2 प्रश्न था और सबका बैंड बाजा बाज गया लगभग। जो कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ा उस सब बैंड बाजा मिला लेना। कल मिलाना कि यहाँ से था कि नहीं, अभी नहीं। अब धारणा परिभाषा क्या है? पारिस्थितिकी प्रणाली में बताई दिए। पारिस्थितिकी क्या किसको कहते हैं? हमेशा प्रणाली में आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाले। आनुवांशिक का मतलब क्या होता है अंग्रेजी? जेनेटिक। आनुवांशिक विविधता, ये सब देख लेना। आनुवांशिक विविधता बनाए रखने वाले बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र है। बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्रों को क्या कहते हैं? एक उद्देश्य नहीं, बहुउद्देशीय कहलाया। जीव मंडल निश्चय क्षेत्र जो क्षेत्र है उसका उद्देश्य क्या है? बहुउद्देशीय। सीधा जानो कार्य क्या है? जीव मंडल निश्चय क्षेत्र में जो शामिल होता है उसका कार्य क्या है या क्यों शामिल करता है? तो पौधों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता बनाए रखना। पारिस्थितिकी विज्ञान तथा पर्यावरण संबंधी अन्य मामलों में क्या करना? अनुसंधान करना। ठीक है। और शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना। ये उद्देश्य क्या है? 3 उद्देश्य है। जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों का 3 उद्देश्य है: संरक्षण, विकास और व्यवस्था। संरक्षण में जीव विविधता एवं पारिस्थितिकी तंत्र होगा। विकास में पर्यावरण और विकास को मेल जोड़। विकास ऐसा करें कि पर्यावरण के भी हानि ना हो। आप किताब में पढ़ते होंगे सतत विकास की अवधारणा है या धारणीय विकास। मतलब क्या हुआ कि पर्यावरण के बिना हानि पहुंचाए बिना विकास करना है। तो आप कहिएगा सर अगर हम उद्योग धंधा लगाएंगे, उद्योग धंधा विकास को बताता है तो वन तो काटना ही पड़ेगा, नहीं काटेगा। अगर तो उसके लिए अभी कैसे पर्यावरण को बचाना है, विकास भी करना है। अगर उद्योग धंधा कहीं लगाते हैं तो वृक्ष को काटना होगा, पर्यावरण को, तभी लगेगा कि नहीं। फिर उद्योग धंधा बन गया आपका तो उसका जो चिमनी होता है, चिमनी से क्या निकलेगा? धुआं, प्रदूषण, तो भी पर्यावरण का क्षति होगा। तो आपको दोनों काम करना है, पर्यावरण भी बचाना, विकास भी करना। तो इसके लिए क्या है कि जहाँ वन काटे तो उसके अगल बगल वृक्ष लगाएंगे अधिक मात्रा में, तभी तो बचेगा। तो उसी को बोलते हैं पर्यावरण और विकास का मेल जोल करना। धारणीय विकास जिसको बोलते हैं। बीपीएससी का मेंस का और पीटी का फेवरेट टॉपिक है। व्यवस्था में क्या करना? देश में अनुसंधान और देखरेख के लिए अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क। अब स्वरूप या प्रकृति या विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है। विशेष प्रकार का भौमिक और तटीय। भौमिक का मतलब होता है तट के किनारे वाला क्षेत्र। भौमिक जल नहीं होता है या भू क्षेत्र या जल क्षेत्र, जो तट के किनारे। तट के किनारे 2 प्रकार का क्षेत्र बनता है, या तो जल क्षेत्र बनेगा या तो स्थल क्षेत्र बनेगा। उसको कहते हैं भौमिक। क्लियर हो गया? भौमिक और तटीय। तट के किनारे के क्षेत्र को ही जीव मंडल निश्चय घोषित किया जाता है। बीच वाला क्षेत्र नहीं, कहीं ये मध्य प्रदेश में, बिहार में इस समय नहीं होगा। हमेशा पश्चिमी तट से लेकर पूर्वी तट। क्लियर हो गया ना? तो चलिए लिखिए। नहीं, वो सागर में जीव मंडल निश्चय क्षेत्र हमेशा सागर में ही जाना होगा। तट का मतलब सागर क्षेत्र में, ना कि स्थल क्षेत्र में। जैसे मन्नार की खाड़ी नाम सुने हो, तो वो सब ऐसा क्षेत्र है, जीव मंडल क्षेत्र है। तट के किनारे या भौमिक का एक और दूसरा स्थल है कि वैसा क्षेत्र जो पर्वत के किनारे हो, पर्वत वाला क्षेत्र हो, पूरा पर्वतीय है, इंसान का वास दूर दूर तक नहीं है, वह भी क्षेत्र जीव मंडल निश्चय से
कंचनजंगा नाम सुने हो, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में नाम सुने हो। तो भौमिक का मतलब वही होता है, भौमिक। भौमिक का दो अर्थ, एक तट के किनारे स्थल वाला कोई विशेष क्षेत्र हो, या तट या स्थल क्षेत्र में कोई विशेष क्षेत्र हो जहाँ मनुष्य का निवास इर्द गिर्द नहीं हो और जीवों की बहुलता हो, बहुत सा जीव हो। वह जीव या तो वर्तमान में वो है या विलुप्त का कगार पे है, विलुप्त नहीं, अब समाप्त होने वाला, उसी क्षेत्र को जीव मंडल निश्चय क्षेत्र घोषित किया जाता है। जैसे कंचनजंगा नाम सुने होंगे, पंचमढ़ी नाम सुने होंगे, ये सब क्या है, पर्वत क्षेत्र, हिमालय। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है। कौन सतपुरा पे कि कौन श्रेणी पे है? पंचमढ़ी सतपुरा पे है। चलो लिखो इसको, कुछ नहीं। चलिए अब हम समान जानकारी में आते हैं। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, जयमंडल निश्चय क्षेत्र का क्या कार्य है, क्या उद्देश्य है, ये ना किसको कहते हैं, उसकी प्रकृति क्या है, सारा चीज कॉन्सेप्ट समान जानकारी जानो। जीवमंडल निश्चय पूरी दुनिया में किस क्षेत्र को जयमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाएगा, वो कौन घोषित करता है? यूनेस्को के मानव और जीवमंडल वही घोषित करता है, और यूनेस्को के मानव और जीवमंडल कार्यक्रम के तहत ही उसको मान्यता भी मिलता है, घोषित भी करना और मान्यता मिलना। जैसे भारत में 18 जीवमंडल निश्चय है, लेकिन घोषित यानी मान्यता कितना को मिला है? 11। यूनेस्को ने 11 को ही अपने सूची में सम्मिलित किया, इतने को घोषित किया है यूनेस्को का। भारत में 18 जीवमंडल क्षेत्र है, लेकिन रजिस्टर्ड यूनेस्को के सूची में 11 कौन है? नीलगिरी है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पड़ता है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, नंदा देवी उत्तराखंड, पंचमढ़ी MP, नोक्रेक मेघालय में, अचानक मार अमरकंटक MP में, अचानक मार अमरकंटक MP में, ग्रेट निकोबार अगस्तमलाई केरल में, और कंचनजंगा सिक्किम में। अब नीलगिरी निश्चय जानो, वर्ष 1986 में घोषित हुआ ये जयमंडल निश्चय आरक्षित क्षेत्र। भारत का प्रथम जयमंडल क्षेत्र ही है नीलगिरी। कौन कौन राज्य में फैला हुआ है नीलगिरी निश्चय? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। लेकिन नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु केरल में है, लेकिन नीलगिरी निश्चय तीनों क्षेत्र में आ जाएगा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट बात? हाँ ठीक है। कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन है? कंचनजंगा। भारत का सबसे ऊंचा जयमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कंचनजंगा। अब इसमें जो मुख्य है 5 गो हम लोग जानेंगे। नीलगिरी जानेंगे, मन्नार की खाड़ी जानेंगे, और क्या जानेंगे? 4 को ही जानेंगे, नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन और मन्नार की खाड़ी। हाँ कौन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो और कौन छूट गया भाई? सिमलीपाल। सिमलीपाल मास्टर, सिमलीपाल कहाँ होगा बताओ, जल्दी बताओ। उड़ीसा में। देखिए कुछ नहीं पड़ती है घर में। सिमलीपाल और भीतरकनिका दो को याद रखना, उड़ीसा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमलीपाल उड़ीसा में 11 तो हो गया ना कि नहीं? तो पढ़ना है मुख्य रूप से विस्तार से 4 को। कौन कौन? नीलगिरी, सुंदरबन और मन्नार की खाड़ी और नंदा देवी। नंदा देवी। चलो लिखो इसको। एक सुधार कर ले, जो यूनेस्को का 11 को लिखा है ना, उसको 12 कर लीजिए और एक जोड़ लीजिए, पन्ना मध्य प्रदेश। लिखे थे ना, यूनेस्को द्वारा भारत के 11 जयमंडल सूची, 11 को जयमंडल सूची में शामिल किया गया, तो उसको 11 की जगह पे 12 कर दिए और जोड़िए पन्ना MP 2020, सबसे लास्ट ये शामिल हुआ है। पन्ना MP 2020 लिख लिया। 11 को 12 बना दें और एक लिख लिया पन्ना मध्य प्रदेश 2020।
ठीक है, सब लोग लिख लिए? लिख लिया? 11 को 12 करंट से जोड़ दिए हैं, 11 को 12 कर दीजिए। और लास्ट पन्ना MP में है 2020 में सबसे लास्ट शामिल होने वाला यही है, यानी कुल मिला के वर्तमान में 12 शामिल है यूनेस्को के तहत हर साल जयमंडल कार्यक्रम में जीवमंडल निश्चय। अब अगला देखिए, प्रमुख जीवमंडल निश्चय। भारत का प्रमुख जीवमंडल निश्चय 5 गो है, जिसमें पहला नीलगिरी जीवमंडल निश्चय। नीलगिरी जीवमंडल निश्चय समझिएगा, इसकी क्या स्थापना वर्ष 1986। इसकी विशेषताएं क्या है? तो यह भारत का पहला जीवमंडल निश्चय है। भारत का पहला जीवमंडल निश्चय नीलगिरी। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु और स्थलाकृतियाँ ऊपर खबर है, ऊपर खबर निश्चय का। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे कहाँ पे है? नीलगिरी में ही पाया जाता है, नीलगिरी निश्चय में। जनजातियों का आवास पाया जाता है, नीलगिरी निश्चय में अधिक जनजाति पाया जाता है। अगर निश्चय को देखें, भारत में 18 निश्चय है, 18 निश्चय जो यूनेस्को द्वारा 12 को शामिल किया गया है, उसमें सबसे अधिक जनजाति इसी में नीलगिरी निश्चय में। क्लियर है ना? अगला शामिल वन एवं पहाड़ी क्षेत्र। इस निश्चय में कौन कौन वन और पहाड़ी क्षेत्र को शामिल है? वायनाड वन जीव सुरक्षित क्षेत्र। वायनाड से कौन सांसद थे? राहुल गांधी। हो सकता है पूछ दे कि कहाँ है हमारा नीलगिरी जीवमंडल निश्चय में। ठीक है, राज्य में तो केरल, राज्य में केरल में, राज्य पूछेगा तो केरल। ठीक है, ऊपरी नीलगिरी का पठार इसी में है। साइलेंट वैली पढ़ाए थे ना, यहीं पे है। सिद्धू बानी पहाड़ियाँ पूछ देता, सिद्धू बानी पहाड़ियाँ तो नहीं लिखाए थे। सिद्धू बानी पहाड़ियाँ नीलगिरी जीवमंडल निश्चय में ही है, याद रखना। सिद्धू बानी पहाड़ियाँ नीलगिरी जीवमंडल निश्चय में। अब आइए, प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं सूखी झाड़ियाँ भी पाया जाता है। हेडिंग को पहले ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक वनस्पतियाँ एवं सूखी झाड़ियाँ भी जीवमंडल निश्चय में पाया जाता है। तो कैसा वनस्पतियाँ हैं? शुष्क एवं, अब देखो, आर्द्र सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन। आर्द्र और अर्ध दोनों को ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि वो आर्द्र भी वहाँ पाया जाता है, अर्ध भी पाया जाता है। ठीक है, सदाबहार, सोलार, घास का मैदान, दलदली क्षेत्र, ये सब नीलगिरी जीवमंडल निश्चय के प्राकृतिक वनस्पतियाँ की विशेषताएं जो यहाँ पाया जाता है। जीव में 2 प्रकार के जीव, एक संकटपन जीव है, संकट आ गया, पढ़ाएंगे संकटपन क्या है, तो सब ये पढ़ेगा। तो नीलगिरी ताहार और बंदर में शेर की दुम वाला बंदर। शेर की दुम वाला बंदर देखे हो? लंबा पूछ रहता है उसका। शेर रहता है नीचे बैठा हुआ, बंदर रहेगा वृक्ष पे, उतरेगा, पूछिया खींचेगा, फिर चढ़ जाएगा। कभी देखे ऐसा कार्टून? ठीक है, शेर का दुम वाला बंदर मतलब लंबा होता है बंदर का पूंछ, और वो बंदर काफ़ी चुलबुले होता है। अगर शेर पेड़ के नीचे बैठा हुआ, बंदर सब पेड़ पे बैठा हुआ, धीरे से उतरेगा, अब पूछिया खींचेगा, फिर पहुंच जाएगा। नहीं देखे तुम लोग? जंतु में कौन कौन? हाथी, बाघ, गौर, सांभर, चीतल, ये कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी जीवमंडल निश्चय में। चलिए लिखिए, चलिए अब आते हैं नंदा देवी जीवमंडल निश्चय। राज्य उत्तराखंड में वन, इस निश्चय में जो वन पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब शीतोष्ण कटिबंधीय क्या है हमको नहीं पता, हम पढ़ा दिए हैं, तुमको पता होना चाहिए। वनस्पति सिल्वर वुड, इसको ऑर्चिड भी कहा जाता है। टेलीफोली, रोडोडेड्रोन, ये वनस्पति है जो इस निश्चय में पाया जाता है, नंदा देवी निश्चय में, उत्तराखंड क्षेत्र में, हिमालय के क्षेत्र में। वनजीव, यहाँ हेमतेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, भीम मुर्गा, सुनहरा एवं काला बाघ। सुनहरा रंग कैसा होता है? ठीक है, उसी प्रकार का काला बाघ। भीम मुर्गा, कौन मुर्गा खाता है इसमें? हाँ, सुंदरबन जीवमंडल से आता है, सुंदरबन जीवमंडल से। क्षेत्र गंगा
दलदली डेल्टा, गंगा नदी के दलदली डेल्टा क्षेत्र में सुंदरबन निश्चय पाया जाता है। राज्य क्या? पश्चिम बंगाल। वर्ग क्षेत्रफल कितना है? 9630 वर्ग किलोमीटर। प्रकृतिय विशेषताएं क्या है इस निश्चय का? जीवमंडल, सुंदरबन जीवमंडल निश्चय का। तो मैंग्रोव वन पाए जाते हैं यहाँ पे। अनूप एवं वनाच्छादित द्वीप, यानी द्वीप जो है वन से आच्छादित है, काफी वन है। अनूप क्या है तो पता ही है कि बताना होगा। अनूप, हाँ अनूप बता चुके। अनूप क्या है? लगभग 200 रॉयल बंगाल टाइगर का आवासीय क्षेत्र है। 200, लगभग 200। अब तुम बोलेगा कि सर लगभग शब्द क्यों लिख दिए, 200 डायरेक्ट लिख देते। इसलिए कि पिछले बार जो यूपीएससी यहाँ से 2 प्रश्न पूछा लाइन एनसीईआरटी का है, इसलिए सावधानी से देख लेना। ताज़ा जल एवं लवणीय जल का मिश्रण है क्षेत्र में। ताज़ा जल भी, लवणीय जल भी पाया जाता है। दोनों प्रकार का जल है। इसमें सुंदर वन जीव मंडल से मैंग्रोव वन, समझिए मैंग्रोव वन का स्पेशल बता रहा है। मैंग्रोव वन के वृक्ष की झाड़ियाँ में पाया जाने वाला जीव कौन है? मछली और श्रिम्प। अब श्रिम्प कैसा जीव है तुम्हारा काम है देख लेना गूगल पे, कैसा जीव है। ठीक है, मछली तो देखा ही है। इसके ये मैंग्रोव वन के जो वृक्ष है उसके वृक्ष के झाड़ियाँ में रहता है ये दोनों चीज। जीव जंतु इसमें कौन सा सुंदरबन में? तो सबसे अधिक बाघ, उसके बाद शीतल भी है, मृग है, जंगली सुअर और लंगूर। अगस्त मलाई का नाम सुने होंगे निश्चय, ये केरल में है। यहाँ पे वन जीव प्राणी अभ्यारण्य कौन कौन है? नैखार, पेपापास और सैद्रुने। ये वन जीव अभ्यारण्य जो है अगस्त मलाई निश्चय में है, जो केरल राज्य में है। और बाघ रिजर्व एक यहाँ पाया जाता है, कालापाड़ मुदनथुराय, ये बाघ रिजर्व है, बाघ रिजर्व। क्लियर हो गया ना? ये कहाँ पाया जाता है? राज्य में केरल में, और निश्चय क्षेत्र में अगस्त मलाई निश्चय में। क्लियर है यहाँ पे? चलिए लिखिए। मन्नार की खाड़ी का जीव मंडल निश्चय क्षेत्रफल 1,05,000 हेक्टेयर। याद रखोगे जब एग्जाम में बोल्ड हो जाओ, ग्रीन बोल्ड जो करके जहाँ फेंका भी। भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल निश्चय यही है। कौन? मन्नार की खाड़ी का जीव मंडल निश्चय। समुद्रीय जैव विविधता में यह विश्व का सबसे बड़ा, सबसे घनी क्षेत्र, सबसे घनी क्षेत्र, खूब जैव विविधता। भारत अगर पूछेगा भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में है? मन्नार की खाड़ी। क्लियर हो गया? इसमें 21 द्वीप है मन्नार की खाड़ी में, छोटा मोटा मिला के। इसमें ज्वलंत मुख पता है ना? खुली तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घासें, प्रवाल द्वीप, लवणीयानुप मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ लगभग 3600 पौधे और जीवों की संकटपन प्रजातियाँ हैं। यहाँ समुद्री गायें भी पाई जाती हैं। भारतीय प्रायद्वीप क्षेत्र विशेष के 6 मैंग्रोव वन यहाँ पर की प्रजातियाँ संकट में है। क्लियर हो गया? तो ये था आपका मन्नार की खाड़ी का जीवमंडल निश्चय। जीवमंडल निश्चय के अंतर्गत 6 को पढ़ना था मुख्य रूप से। अब इसे यूनेस्को की सूची में 12 शामिल है। सबसे लास्ट शामिल हुआ पन्ना मध्य प्रदेश का 2020 में। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका 5 है। इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो आपको किसी प्रकार का प्रश्न घुमा के पूछेगा, जैसे पिछले बार पूछा था, फिर भी आपको बन जाएगा। चलिए लिखिए इसको। मुझे नहीं बताया क्या? चलिए आपको अब हम बताते हैं परवाल एवं परवाल भीति। ठीक है, परवाल या परवाल भीति। ठीक है, पहले समझ लो परवाल है क्या। तो समुद्र के भीतर पाए जाने वाला एक जंतु है। समुद्र के भीतर पाए जाने वाला एक जंतु है, इसको परवाल कहते हैं। ठीक है, कशेरुकी रीढ़ विहीन इसको कहते हैं। उस प्रजाति का है, समुद्र के भीतर में पाया जाता है। ठीक है, अब आइए परवाल समझ गया ना? जंतु है। अब परवाल भीति, इसको आप समझो।
मूंगा का चट्टान। क्लियर हो गया? परवाल समूह में पाया जाता है, अकेले अकेले नहीं, समूह में पाया जाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करता है, लैक्टिन जिसको बोलते हैं एक तरह से जी। और लाखों वर्ष में वो जो कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है, उत्सर्जन करता है, धीरे 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 चट्टान का रूप ले लेता है। इसको मूंगा का चट्टान या परवाल भीति कहते हैं। टाइटैनिक फिल्म देखे हैं? जो जहाज टकराया था, टाइटैनिक जहाज क्या था? ये था परवाल भीति था, ये मूंगा का चट्टान उसी में टकरा गया था। हाँ नहीं, आज जान लो। कल तक जाना था बर्फ का टुकड़ा, आज क्या जानेगा? परवाल। ठीक है, मूंगा का चट्टान थवी। तो ये जो जीव पाया जाता है समूह में, ये कैल्शियम कार्बोनेट का उत्सर्जन करता है। यह कैल्शियम कार्बोनेट कैसा स्थलाकृतियाँ का रूप बनाता है, बहुत विशाल। इसको मूंगा का चट्टान भी कहते हैं। समुद्र क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टान को परवाल भीति या मूंगा चट्टान का कह सकते हैं। अब ये परवाल भीति का उपनाम क्या है? उष्णकटिबंधीय समुद्री वर्षा वन भी कहा जाता है इसको। उष्णकटिबंधीय समुद्री वर्षा वन भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा परवाल भीति ग्रेट बैरियर रीफ, एटलस में देख लो, ऑस्ट्रेलिया में वैसे लंबा तट के किनारे। विश्व का सबसे बड़ा परवाल भीति है ग्रेट बैरियर रीफ। परवाल भीति का प्रकार, 3 प्रकार का परवाल भीति होता है। तटीय परवाल भीति, बोट चैनल नाम सुने? चैनल, इतना डिग्री चैनल, इतना डिग्री चैनल, तो ये है तटीय परवाल भीति का उदाहरण है। ठीक है, समुद्र तट के किनारे का भूमि और छोटका लैगून, दोनों के बीच में जो क्षेत्र बनता है उसको क्या कहते हैं? बोट चैनल कहते हैं। सागर के तट के किनारे वाला भूमि और परवाल जो बना चट्टान छोटा में है, उसके बीच का क्षेत्र को बोट चैनल कहते हैं। अवरोधक भित्ति, अवरोधक भित्ति का उदाहरण कौन है? ग्रेट बैरियर रीफ। एटॉल, घोड़े की नाल की आकृति बन जाता है एटॉल। मूंगे के चट्टान से वो कैल्शियम कार्बोनेट जो उत्सर्जन होता है धीरे धीरे से बन जाता है। घोड़ा का नाम देखे हो? कौन देखा? हाँ ठीक है। तो घोड़े की नाल की आकृति, तो घोड़े की नाल की आकृति का द्वीप कौन है भारत में? लक्षद्वीप। यानी एटॉल का सुंदर उदाहरण भारत में कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। इसलिए लक्षद्वीप को परवाल भीति द्वीप भी कहा जाता है। लेकिन परवाल भीति का मगन तट जो किनारे है वो सबसे अधिक कहाँ पाया जाएगा? ठीक है, परवाल भीति का जो सबसे अधिक पाया पूछेगा, सबसे अधिक कहाँ पाया जाता? तो अंडमान निकोबार द्वीप। कौन सा द्वीप परवाल भीति का उदाहरण है? तब क्या मानोगे? लक्षद्वीप। क्लियर हो गया? अब आते हैं भारत में परवाल भीति का प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप में सबसे ज़्यादा है 36.40%, लक्षद्वीप में 36.17%, कच्छ की खाड़ी 22.57%, मन्नार की खाड़ी 4.80% और मालवान तट, महाराष्ट्र में जो तट है उसका नाम है मालवान तट। और मालाबार तट केरल में, कंफ्यूजन नहीं करना है। मालवान तट महाराष्ट्र के किनारे, लेकिन मालाबार तट केरल में। मालवान और मालाबार में अंतर है। अब क्षेत्र, भारत में कौन कौन सा क्षेत्र है जो परवाल भीति का क्षेत्र है? मुख्य रूप से 3 क्षेत्र। कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में यानी गुजरात के तट, गुजरात जो है ना, कच्छ का रण है उसके ये यहाँ पे है आपको ओखा, जामनगर और द्वारका। ओखा, जामनगर, द्वारका यहीं पे। ठीक है, ये कैसा उदाहरण है? परवाल भीति का, परवाल भीति का उदाहरण। क्लियर हो गया? अब लक्षद्वीप, भारत का सागरीय क्षेत्र में केवल इसी क्षेत्र में एटॉल पाया जाता है। भारत का जो सागरीय क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर, नीचे में मन्नार की खाड़ी, पाक जलडमरू, जितना भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में मात्र एक ही क्षेत्र में एटॉल पाया जाता है। वो कहाँ? लक्षद्वीप। तो सागर में पूछेगा क्या मारोगे? अगर अरब सागर, अरब सागर में होगा सागर में। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी को 2 भागों में बांटिए परवाल भीति का क्षेत्र। एक है मन्नार बैरियर रीफ। मन्नार बैरियर रीफ कहाँ है? तो तमिलनाडु के पूर्वी तट पर, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर को मन्नार बैरियर रीफ कहा जाता है। एटलस खरीदी हो सब? उधर नया खरीद लिया है? नहीं खरीदा है तो
जानो अवस्थित। तो कहाँ से कहाँ है मन्नार बेरिया रीफ? तूतीकोरन से धनुषी, तूतीकोरन से धनुषी के बीच में। अब धनुषी से मत समझ जाना कि मेरा एक ब्लॉक क्षेत्र में जगतपुर का एक गांव है धनुषी, ठीक है। तूतीकोरन से धनुषी के मध्य पाया जाता है मन्नार बेरिया रीफ। राज्य पूछेगा तो तमिलनाडु का पूर्वी तट। अब मुख्य भूमि के समानांतर भी प्रवाल तट है। वो कहाँ से कहाँ? रामेश्वरम से पान की खाड़ी तक। क्लियर हो गया? अंडमान निकोबार द्वीप में आइए। अंडमान निकोबार द्वीप के दक्षिणी अंडमान में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। वडूर स्थान है, दक्षिणी अंडमान में वडूर स्थान है, क्षेत्र है। वहाँ पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। अंडमान निकोबार द्वीप के दक्षिणी अंडमान में वडूर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है। और दक्षिणी अंडमान के पूर्वी भाग, पूर्वी तट पर कौन सा है उद्यान? रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये था प्रवाल एवं प्रवाल भीति से प्रमुख तथ्य या कॉन्सेप्ट। इससे ज़्यादा ना पढ़ना है, इससे ज़्यादा ना पूछेगा। इतना अगर आप रिवीजन करते हैं तो आप कुछ भी प्रश्न पूछेगा भारत के प्रवाल एवं प्रवाल भीति क्षेत्र से संबंधित आपको सारे प्रश्न बन जाएंगे। चलिए लिखिए। संरक्षण एवं समुदाय रिजर्व, इसको आकार कहते हैं। किसको कहते हैं समझ लो? किसी क्षेत्र विशेष, कोई क्षेत्र विशेष, कोई क्षेत्र ले लो, वह क्षेत्र पर्यावरण महत्व का हो। पर्यावरण महत्व का मतलब वहाँ वन्य जीव जंतु, ठीक है, पाया जाता हो, सांप हो, कुछ भी। साथ ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक महत्व का हुआ क्षेत्र हो। उस क्षेत्र को प्रारंभ में गांव के लोग, गांव के समाज उसको सुरक्षित कर रहा है। बांस वाला घेर देता है, कहता है भाई ग्राम सभा किया, इस क्षेत्र में नहीं जाएगा, ये महत्व का है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? नाम से समुदाय रिजर्व, ठीक है। अब जब ये महत्वपूर्ण हो जाता हुआ क्षेत्र, तब राज्य सरकार उसको घोषणा कर देता है समुदाय रिजर्व के रूप में। पहले गांव को लोग उसको सुरक्षित करता है। जैसे आप बहुत सा देखते होंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो एक था मुंगेर के धरारा प्रखंड है, वहाँ पे एक विशेष किस्म का वृक्ष है, उसको गांव के लोग बड़ा सजा कर रखा था। फिर मुख्यमंत्री जी के अभियान में भ्रमण में निमंत्रण दिया गया कि आइए, तो वो गए थे। वहाँ पे उसको पेड़ पर राखी बांधते, हर एक पेड़ पे। तो यह मान लिया गया कि वह क्या क्षेत्र है, घोषित हो गया समुदाय। पहले गांव के लोग उसको सुरक्षित करता है। ये संरक्षण एवं समुदाय रिजर्व वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कर लाया गया था। 1972 के अधिनियम में समुदाय रिजर्व नहीं है। समुदाय रिजर्व अधिनियम में कब आया? 2002 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम 2002 में इसको समुदाय रिजर्व जोड़ा गया। 2002 में जोड़ा गया। 1972 में या 91 वाला में नहीं था। 2002 में समुदाय रिजर्व जोड़ा गया। घोषणाकर्ता कौन है समुदाय रिजर्व का? राज्य सरकार। यह समुदाय रिजर्व जब घोषित हो जाता है सरकार के द्वारा, तो किस रूप में काम करता है? राष्ट्रीय उद्यान के रूप में, वन जीव अभ्यारण्य के रूप में, आरक्षित वनों का बफर क्षेत्र के रूप में, और वन प्रवास का गलियारा के रूप में। बफर क्षेत्र किसको कहते हैं? दो स्थलों के बीच का मिलन क्षेत्र को बफर क्षेत्र कहते हैं। बफर क्षेत्र, जैसे इधर मान लीजिए कोई क्षेत्र है, इधर कोई क्षेत्र है, तो ये बफर क्षेत्र। बफर क्षेत्र दो दृष्टिकोण से बनाता है आमतौर पे। विशेष दृष्टिकोण रहता है सामरिक। सामरिक क्या रहता है? सामरिक। अगर मान लीजिए कि आप देखते होंगे कि यहाँ पे हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में चीन क्या कर रहा है कि एक क्षेत्र है, एक द्वीप का नाम भूल रहे हैं, वहाँ पे कब्जा कर लिया। इसलिए कब्जा कर लिया ताकि भारत पे नियंत्रण कर पाए। और भारत, इधर भारत है और इधर एक द्वीप है, एक देश है, मान लीजिए इंडोनेशिया। तो चीन जो है
इस पे कब्जा कर लिया, इस क्षेत्र पे इसलिए कब्जा कर लेता है ताकि ये दोनों मिल ना पाए, दोस्ती ना हो पाए, बीच में निगरानी करेगा। उस क्षेत्र को बफर क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर हो गया ना बफर क्षेत्र का मतलब। चलिए, कार्य करता है किस रूप में बताइए? वन प्रवास का गलियारा के रूप में। भारत का पहला शहरी गलियारा कौन है? भारत का प्रथम शहरी गलियारा बोल गया सब, हरियाणा से दिल्ली के बीच में है, तेंदुआ के लिए तिरुनेलवेली तमिलनाडु में पड़ता है। भारत का प्रथम संरक्षण आगार यानी सामुदायिक रिजर्व है। और बिहार में कटिहार में पाया जाता है। कौन झील है वो? बिहार के कटिहार में जो एक झील है वो झील समुदाय रिजर्व का उदाहरण है। कुछ नहीं पता, नोट्स में हम लिखा है, बिहार भूगोल खत्म हो गया लेकिन सब भूल भाग कर चौपट कर दिया। चलो लिखो, तुम्हारा काम है। कटिहार में पाया जाता है, बता दिया, झील का उदाहरण है जो समुदाय। चलिए अगला है समुद्री संरक्षित क्षेत्र। समुद्री संरक्षित क्षेत्र किसको कहते हैं? तो समुद्री सीमा के जलभराव क्षेत्र में, मतलब समुद्री सीमा के जलभराव क्षेत्र। तुम समुद्री सीमा के जलभराव क्षेत्र कौन कौन है? समुद्री से तटीय क्षेत्र कोई और? कुछ नहीं पता, सब पका कर। 3 सीमा है उसका। बायोनॉटिकल मीन पे कौन है? उसके बाद कौन है? पता चल गया तुम लोग क्या पाते हैं। समुद्री से 3 गो क्षेत्र है, समुद्री सीमा के जलभराव क्षेत्र उसी को कहते हैं। क्लियर हुआ? 3 गो क्षेत्र। उस क्षेत्र में वनस्पतियों को संरक्षित करना है और जीव जंतुओं को भी क्या करना है, उसको क्या कहते हैं? क्लियर हो गया ना? 3 गो क्षेत्र पहले क्लास में हम बता चुके हैं, प्रारंभिक क्लास में ही। पूछने पड़ती हो, कोई रिवीजन नहीं है तुम लोगों का। विश्व का समुद्र संरक्षण क्षेत्र कौन है? सबसे बड़ा रास सागर कहाँ पड़ता है? दूसरा बड़ा नहीं, इससे छोटा है ये दूसरा बड़ा, पापा नाउ मोकू आकी। पापा नाउ मोकू आकी नाम देखो, बड़े नाम से मार देना। समुद्री राष्ट्रीय स्मारक, ठीक है, कहाँ है? अमेरिका के हवाई तट पे। रास सागर पृथ्वी पर मौजूद अंतिम अपरिवर्तित समुद्री परितंत्र, कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसा प्रारंभ में था आज भी वैसा है और भविष्य में वैसा ही रहेगा। वो कौन है? अंटार्कटिका का क्षेत्र जो रास सागर का है। भारत में समुद्री संरक्षित क्षेत्र मुख्य रूप से 2 गो है इंपोर्टेंट में। जामनगर जो गुजरात में पाया जाता है, कच्छ के क्षेत्र में पाया जाता है। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क यही है, जामनगर, कच्छ का क्षेत्र गुजरात में। भारत का प्रथम समुद्री पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र भी यही है। कच्छ की खाड़ी समुद्री पार्क भी इसको कहा जाता है, ठीक है। अब आ गया गहीर माथा या केंद्र पारा या भीतर कनिका, तीनों एक ही चीज है, फंसना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कछुए के प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, पहले भी पढ़ा दिए भीतर कनिका। ओलिव रिडले कछुओं के प्रजनन एवं प्रवास हेतु विश्व का एकमात्र स्थल है ये भीतर कनिका, जिसको गहीर माथा या केंद्र पारा कहते हैं। तो ये था समुद्री संरक्षित क्षेत्र। आज के क्लास में आपको जैवमंडल निश्चय और क्या, जैवमंडल निश्चय पढ़ाया गया, प्रवाल एवं प्रवाल भेदी, सामुदायिक रिजर्व और समुद्री संरक्षित क्षेत्र। ये आप इसको रिवीजन कर लें, बार बार रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा। और जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ट्रेंड जो चेंज हुआ, पर्यावरण पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण हो गया, इसको बचाना है जीव जंतु के लिए, इसलिए यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर इसको नज़रअंदाज करेंगे तो आपको बीपीएससी
या कोई अन्य एग्जाम दीजिएगा वो नज़रअंदाज आपको कर देगा कि ये पीटी में सिलेक्शन करने योग्य नहीं है, क्योंकि बनेगा ही नहीं तो अपने पार हो जाइएगा। तो आप इसको बार बार रिवीजन करेंगे, फिर बीएसएफ देखेंगे कि बनता है कि नहीं। पिछले बार बीपीएससी जो पूछा उसको भी देख लें कि आपसे अब बनता है कि नहीं। पढ़ने के बाद अगले क्लास का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।